नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसके अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 7 क्वेश्चनों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आशा है वो सातों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आज ये अंतिम भाग है जिसमें हम 8वें, 9वें और 10वें क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है आज का कि अमर्त्य सेन के विकास के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। यानी कि विकास के संबंध में अमर्त्य सेन के क्या विचार थे। तो देखो, जब जब आप अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्होंने ना मानव क्षमताओं के विकास की बात करी है कि मनुष्य की कैपेबिलिटी लगातार बढ़ती जानी चाहिए। मनुष्य की अगर क्षमताएं लगातार बढ़ती हैं तो मानव का विकास होगा ही होगा। तो अमर्त्य सेन जो थे एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। इनका संबंध भारत से है। इन्होंने विकास का जो दृष्टिकोण दिया है वो मानव केंद्रित है। तो विकास के कई दृष्टिकोण हैं, कुछ राष्ट्र केंद्रित होते हैं, कुछ समुदाय के केंद्रित होते हैं। इनका दृष्टिकोण मानव केंद्रित है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर विकास करता जाएगा तो मानव विकास होगा और देश का विकास भी होगा ही होगा। इन्होंने कहा कि विकास का मतलब ये नहीं है कि लोगों की आमदनी बढ़ती रहे, आर्थिक वृद्धि होती रहे, आर्थिक विकास होता रहे। उन्होंने कहा मनुष्य की स्वतंत्रता भी बढ़ती रहे, मनुष्य की क्षमताएं भी बढ़ती रहे। क्योंकि मनुष्य की अगर आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और अगर मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे किन विकल्पों को प्राप्त करना है, किन विकल्पों को छोड़ना है। तो मनुष्य की स्वतंत्रता भी उतनी ही ज़्यादा जरूरी है जितनी आर्थिक वृद्धि, ऐसा अमर्त्य सेन कह रहे हैं। उनका जो सिद्धांत है वो क्षमतावाद के नाम से जाना जाता है। उनका ये दृष्टिकोण मानवता पर आधारित है। तो अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का क्या अर्थ है। तो अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का अर्थ है कि भैया स्वतंत्रता के रूप में विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम। उनका मानना है कि विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करना नहीं है कि लगातार इकोनॉमिक जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लगातार बढ़ते रहें, इनकम अप्रोच लगातार बढ़ते रहे, ये मतलब नहीं है। बल्कि व्यक्ति स्वतंत्र भी हो, स्वस्थ भी हो और संतोषजनक जीवन जी सके। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जैसे कि क्षमताएं, जो मनुष्य की क्षमताएं होती हैं वो अवसरों को बढ़ाती हैं, स्वतंत्रताओं को बढ़ाती हैं। व्यक्ति अपनी पसंद की जीवन शैली जीवन जीने के लिए उपलब्ध होती है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय जैसी जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। क्योंकि शिक्षा का स्तर जितना ज़्यादा उच्च होगा अवसर भी उतने ज़्यादा होंगे, शिक्षा का स्तर जितना निम्न होगा अवसर भी उतने ही कम होंगे। उसी तरीके से स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य की दशाएं अच्छी नहीं हैं और किसी के पास इनकम बहुत ज़्यादा है तो भी वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकम सबसे लास्ट में वो जोड़ ही रहे हैं। संपत्ति और अवसर का अंतर। तो संपत्ति और अवसर के अंतर में अमर्त्य सेन ने ये कहा है कि संपत्ति और क्षमताओं के बीच में अंतर होता है। उनका कहना है कि संसाधनों का होना मतलब नहीं है, व्यक्ति उन संसाधनों का उपयोग करने, अपनी क्षमताओं का विकास करने का अवसर भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब है तो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के अवसर लगातार बढ़ते रहने चाहिए, व्यक्ति की क्षमताएं भी लगातार बूस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा उपलब्धियों के विषय में, तो उपलब्धियां अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि वे होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में हासिल करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, शिक्षित हैं, किसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ये सब हमारी उपलब्धियां हैं। विकास के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व बताया है उन्होंने। तो अमर्त्य सेन ने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को विकास के लिए अनिवार्य माना है कि अगर इन 5 में से एक भी स्वतंत्रता कम है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। जिसमें उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता को माना है, पॉलिटिकल फ्रीडम, जहां वो कह रहे हैं व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी मनपसंद का रोजगार कर सके, अपनी मनपसंद के व्यवसाय कर सके, अपने मनपसंद की नौकरी कर सके, दबाव में काम ना करे। सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के समान अवसर मिलने चाहिए। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए समाज में और सरकार में। और इसके अलावा सुरक्षात्मक सुरक्षा, कई बार सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, दंगे फसाद संघर्ष होते रहते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सीमित करते हैं। अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण पारंपरिक सोच के खिलाफ है, क्योंकि पारंपरिक सोच ये कहती है कि देश की आमदनी में वृद्धि होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी तो चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि ये दृष्टिकोण अधूरा है, क्योंकि समाज में गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य जैसी जो समस्याएं हैं, इन्हें अगर दूर करना है तो हमें मानव को केंद्रित करना पड़ेगा। फिर भी अमृत सेन के सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। वो लोग ये कहते हैं कि अमृत सेन जो विचार दे रहे हैं उसकी पॉलिसी बनाना बड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि केवल अगर हम स्वतंत्रता पर ध्यान देंगे तो सामाजिक समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकेगा। तो
तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण विकास को मानव केंद्रित बनाता है। उन्होंने यह स्थापित किया कि विकास का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता में बढ़ावा देना, व्यक्ति की क्षमताओं में बढ़ावा देना। इस प्रकार से उनका जो दर्शन है क्षमतावाद के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर किस किस तरीके से मानव की क्षमताएं बढ़ सकती हैं, मनुष्य के अवसर बढ़ सकते हैं, मनुष्य की स्वतंत्रताएं बढ़ सकती हैं, आपको इससे रिलेटेड ये आंसर लिखना है। 9वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और इसके आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा है कि विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो देखो, अगर कोई समाज गुणात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो विकास है, और अगर मात्रात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो वृद्धि है। यानी कि कोई देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन डॉक्टर बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, देश में स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, तो हम कहेंगे देश का विकास हो रहा है। तो विकास एक ना गुणात्मक प्रक्रिया है और ये बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका संबंध अर्थव्यवस्था से भी होता है, सामाजिक व्यवस्था से भी होता है, राजनीतिक व्यवस्था से भी होता है, सांस्कृतिक व्यवस्था से भी होता है और पर्यावरणीय व्यवस्था से भी होता है। इसका अर्थ यह है कि विकास की डोर को आप किसी एक दिशा में नहीं बांध सकते, जबकि विकास की डोर कई सारी दिशाओं में चलती है, जिनमें हम प्रमुख आयामों का इस तरीके से वर्णन करेंगे। तो आर्थिक आयाम की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें, तो ये आयाम ये कहता है कि किसी देश या समाज का विकास उसके भौतिक संसाधनों और धन की वृद्धि से होता है। इसके लिए लगातार उस देश को उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बाजार का साइकिल चलेगा, जितना ज़्यादा बाजार का साइकिल चलेगा उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। इससे बेरोजगारी कम होगी, आमदनी और धन का पुनर्वितरण करना चाहिए, अमीर अमीर ना हो जाए, गरीब गरीब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण करना होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। ये आयाम जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने की बात करता है। यानी कि इस विकास का आर्थिक आयाम देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, पर कैपिटा इनकम से संबंधित है, देश की आय से संबंधित है। अब हम बात करते हैं सामाजिक यानी कि सोशल डायमेंशन की। सामाजिक जो विकास का सिद्धांत है वो जीवन की गुणवत्ता, समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है। ये कहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, समाज में समानता बनी रहनी चाहिए, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीबी समाप्त हो जानी चाहिए, असमानता खत्म होनी चाहिए, लैंगिक समानता यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप विकास के सामाजिक आयाम की बात करोगे तो विकास का सामाजिक आयाम थोड़ा सा विस्तृत है। ये स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की गुणवत्ता, जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिले, इस चीज़ पर बल देता है। अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक आयाम ये कह रहा है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए समाज में, न्याय होना चाहिए और लोकतंत्र की जो है पूर्ण क्षमताएं होनी चाहिए, नागरिकों को संपूर्ण अधिकार होने चाहिए, इवन जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर भी किया जा सके, कानून का शासन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ये नहीं कि किसी विशेष समुदाय के लिए अलग कानून है, किसी विशेष समुदाय के लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थिरता होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि राजनीतिक रूप से देश आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक समाज की बात करें तो सांस्कृतिक आयाम ये कहता है कि सांस्कृतिक विकास जब हो सकता है जब हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित रखे, सांस्कृतिक विरासत और कलाओं का संरक्षण करे, परंपराओं का सम्मान करे और जो गलत परंपराएं उन्हें छोड़कर आगे बढ़े। पर्यावरणीय आयाम ये कहता है कि विकास आगे हो रहा है लेकिन संसाधनों को भी संरक्षण करना पड़ेगा, प्रदूषण को नियंत्रित करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा। इस प्रकार से यह आयाम न सिर्फ इस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसरों के प्रदान करने की बात करता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार का आयाम की बात करें तो ये आयाम ये कहता है कि देश को डिजिटली वे में भी आगे बढ़ना चाहिए, लगातार तकनीकी रूप से भी आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को लॉजिकल भी होना चाहिए। ये नहीं कि सोच का कोई विचार ही नहीं है, सोच लॉजिकल होनी चाहिए लोगों की। मानव विकास आयाम ये व्यक्ति की क्षमताओं, व्यक्ति के अवसरों की बात करता है, जीवन स्तर में सुधार की बात करता है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की बात करता है, शिक्षा और कुशलता के विकास की बात करता है। और ये वैश्विक आयाम जो है ये ग्लोबल डायमेंशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, वैश्वीकरण की बढ़ावा देने की बात करता है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने की भी बात करता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है बल्कि समाज, संस्कृति, पर्यावरण से भी ये संबंधित हैं। तो आशा करता हूँ अगर क्वेश्चन आया विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से देंगे। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट सा बना देना, सारी हेडिंग लिख देना, उसके बाद इन्हें एक्सप्लेन कर देना।
और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास का प्रवास और विस्थापन से क्या संबंध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन कि विकास का प्रवास और विस्थापन से क्या संबंध है। तो विकास का मतलब तो आप समझ ही चुके हो लगभग सभी क्वेश्चनों में। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, और विस्थापन का मतलब होता है कि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान से भगा दिया जाए और उसे मजबूरी में वो जगह छोड़नी पड़ जाए। तो विकास, प्रवास और विस्थापन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जैसे मान लो किसी एरिया का डेवलप किया जा रहा है, उस एरिया को टारगेट कर दिया गया, पहाड़ी एरिया है मान लो, या कोई मैदानी एरिया, वहाँ से फ्लाईओवर निकलना है, तो वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती विस्थापित किया जाता है। डैम बनाने होते हैं तो आसपास के गाँवों को वहाँ से खाली करवा दिया जाता है। ऐसे में मुद्दा ये उठता है, जो विस्थापित लोग हैं ये अब दोबारा कहाँ जाएंगे। चलो मान लो उनको बसने का भी जुगाड़ कर दिया गया, तो वहाँ पर अपने आय के अवसर कैसे प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे। जैसे कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसकी बहुत लंबे समय से एक जगह दुकान है, लेकिन अब उसे वहाँ से हटा दिया जा रहा है और रहने के लिए फ्लैट दे दिया गया, लेकिन अब वो नई जगह अपनी दुकान तो नहीं खोल सकता ना, तो कहीं ना कहीं उसकी आमदनी के जो अवसर है वो तो खत्म हो गए। तो ऐसे में विकास जो है वो प्रवास और विस्थापन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हम विकास और प्रवास के बीच में संबंधों को जानते हैं। तो आर्थिक विकास के साथ साथ औद्योगिक, शहरी और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से गांव से लोग रोजगार की तलाश में, बेहतर जीवन जीने की तलाश में शहरों की ओर प्रवास करते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे क्षेत्र आप देख रहे हो, बड़े पैमाने पर जनसंख्या की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार बेसिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। गाँव से बड़े पैमाने पर शहरों में प्रवास होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित अवसर होते हैं, लोगों के पास इनकम के अवसर ज़्यादा नहीं होते, इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं होती, तो लोग शहरों में आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की वजह से वो शहरों में अट्रैक्ट होकर आते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर कृषि जैसे क्षेत्रों में अब विकास हुआ है। तो पंजाब और हरियाणा के अगर हम गाँवों की बात करें, तो वहाँ रोजगार की तलाश में लोग वहीं पर ही रह रहे हैं। उसका रीज़न है एग्रीकल्चर से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है। देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी विकास होता है। बड़े पैमाने पर लोग बेहतर नौकरी के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे देश से बहुत बड़े पैमाने पर लोग ब्रिटेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, मध्य एशिया के देशों में जा रहे हैं, ताकि वहाँ उन्हें अच्छी इनकम मिल सके। तो विकास के साथ साथ प्रवास होगा, लेकिन प्रवास एक पॉजिटिव वे में होता है। ज़्यादातर लोग बेहतर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप विकास का विस्थापन से संबंध देखोगे तो ये थोड़ा सा निगेटिव होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब विकास परियोजनाएं काम करती हैं, जैसे डैम बनना है, खनन होना है, सड़क का निर्माण हो रहा है, कोई इंडस्ट्रियल प्लांट लगना है, तो ऐसे में वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। जैसे कि सरदार सरोवर बांध जब बना था, तो लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसे में बड़े पैमाने पर उन लोगों के साथ जो है अन्याय होता है। सरकार उन्हें बसने के लिए ज़मीन तो दे देती है, ज़मीन के लिए मुआवजा तो दे देती है, बट जो वहाँ पर इतनी समय से उनकी अर्थव्यवस्था बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं चली जाती है। कई बार कुछ क्षेत्रों के शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है। शहरीकरण के विस्तार के लिए कृषि भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया जाता है, जिसकी वजह से लोकल जो लोग होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, उन्हें विस्थापन का शिकार होना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो अपनी आजीविका, अपने समुदाय से अलग हो जाते हैं। उनके सामने कठिनाइयाँ ये आती हैं कि आर्थिक असुरक्षा रहती है, मानसिक तनाव रहता है, विस्थापित लोग हमेशा गरीबी और हाशिए पर आ जाते हैं। ऐसे में प्रवास, विस्थापन और विकास के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता है कि क्या विकास हमेशा लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाता है। तो एक तरफ तो प्रवास के माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विस्थापित लोगों के सामने समस्या बड़ी तगड़ी हो जाती है कि आखिर ये लोग अब क्या करें, अर्थव्यवस्था का अपनी विकास कैसे करें। ऐसे में गरीबी दर गरीबी बढ़ती ही जाती है। तो समाधान इसका यही है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए और समावेशी विकास करना चाहिए। यानी कि विकास इस प्रकार से करना चाहिए जिसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर सकारात्मक पड़े, क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो, लोगों को ही अगर उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही फायदा। आई होप सो अगर इन 10 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली पेपर में कर देंगे। इस कोर्स कोड को हम यहीं विराम देते हैं। अगले कोर्स कोड को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ। धन्यवाद।